फरवरी 2026 में एक ड्रोन जो एक इस्तेमाल की हुई कार से भी सस्ता था ने पर्शियन गल्फ में सभी अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्थाओं को पार कर लिया और सीधे यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की 5वीं फ्लीट के मुख्यालय पर हमला कर दिया। ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं थी, ये कोई स्टेल्थ फाइटर नहीं था, ये एक उड़ती हुई कबाड़ थी जो चेनसॉ के इंजन से चल रही थी। और सबसे बुरी बात, ये पहली बार नहीं था। वर्षों तक पश्चिमी देशों के दुश्मनों ने ऐसी चीज खोजी जो इतिहास की सबसे शक्तिशाली सेना को शर्मिंदा कर गई। बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए महंगी तकनीक जरूरी नहीं है, आपको बस बड़े पैमाने की जरूरत है, और उनके पास इसकी कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर कुछ बदल गया। अमेरिका ने एक दुश्मन ड्रोन पकड़ा, उसे पुर्जा पुर्जा अलग किया और कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब उन्होंने उसी देश के खिलाफ उस नतीजे को पहली बार लड़ाई में इस्तेमाल किया जिसने असली ड्रोन बनाया था, तब क्रेमलिन घबरा गया। ये समझने के लिए कि ये क्यों मायने रखता है, आपको पहले आई बेइज्जती का स्तर देखना होगा। देखिए, सालों तक आधुनिक युद्ध की सोच पूरी तरह से उल्टी पुल्टी थी। एक तरफ पश्चिमी सेनाएं थी जिनके पास करोड़ों की कीमत वाले रक्षा सिस्टम थे, दूसरी ओर साधारण, सस्ते और बड़े पैमाने पर बने ड्रोन उन विरोधियों के पास थे जिनके पास खोने को कुछ नहीं था। ईरान ने शाहेद 136 विकसित किया, जो एक डेल्टा विंग ड्रोन है जिसे एक छोटे दहन इंजन से चलाया जाता है और ये सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ सकता है, साथ ही विस्फोटक सामग्री ले जा सकता है। अनुमानित लागत संस्करण के अनुसार लगभग 200 से $500 के बीच। रूस को ये विचार बहुत पसंद आया। उसने डिजाइन का लाइसेंस लेकर तातारस्तान में बड़ी फैक्ट्री बनाई और गेरान 2 का औद्योगिक निर्माण शुरू किया। कुछ मौकों पर वह एक दिन में 170 ड्रोन बना चुका था। सिर्फ 2022 से 2026 के बीच रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ऐसे लगभग 50,000 ड्रोन छोड़े। पश्चिमी देश इन्हें गिराने पर खूब पैसा खर्च कर रहे थे। पेट्रियट मिसाइल, जो हवा में दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल गिराने वाली सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक है, की कीमत करीब $4 मिलियन है। एक टॉम हॉक, जो एक अमेरिकी क्रूज मिसाइल है और लंबी दूरी के हमलों में इस्तेमाल होती है। इसकी कीमत $2 मिलियन है। यहाँ तक कि सामान्य रक्षा प्रणालियों की कीमत भी लाखों में होती है। यह अजीब था कि सिर्फ 500 रियाल की चीज को नष्ट करने में कई मिलियन खर्च हो रहे थे। पश्चिमी देशों के विरोधियों ने एक बड़ी कमजोरी खोज ली थी और उसका बार बार इस्तेमाल कर रहे थे। 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस समस्या को खुले तौर पर स्वीकार किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ईरानी शाहेद की तारीफ की, उसे बहुत अच्छा, तेज और घातक बताया और अमेरिकी निर्माताओं की आलोचना की कि वे ऐसा कुछ भी बनाने में असमर्थ हैं। और वे भी बहुत अच्छे हैं, तेज और घातक है। सच कहूं तो ये भयानक है। जब आप रूस और यूक्रेन के बीच जो हो रहा है उसे देखते हैं तो ड्रोन बड़ी संख्या में लोगों को मार रहा है। लेकिन कोई न कोई पहले से ही इस पर काम कर रहा था और इसका जवाब दुनिया की सबसे उन्नत लैब्स से नहीं मिला। ये अरबों के गुप्त बजट से नहीं था, ये कुछ बहुत ही साधारण चीज से आया। गर्वीली सेना के लिए इसे स्वीकारना बेहद कठिन था। यूक्रेन ने संघर्ष के वर्षों के दौरान हजारों गेरान को गिरा दिया, अधिकांश मलबे में बदल गए, लेकिन कम से कम एक ड्रोन अपेक्षाकृत सुरक्षित हालत में गिरा और उस ड्रोन को चुपचाप संयुक्त राज्य अमेरिका भेज दिया गया। एरिज़ोना राज्य में स्थित एक छोटी कंपनी जिसका नाम स्पेक्ट्रे वर्क्स है ने उस ड्रोन को प्राप्त किया। उसने हर हिस्सा खोलकर हर कंपोनेंट का विश्लेषण किया और सब कुछ शुरू से फिर से बनाया, अमेरिकी सामग्री और अनुकूलित डिजाइन के साथ। परिणाम को एक नाम मिला, लुकास। ये कम लागत वाली मानव रहित हमले प्रणाली का संक्षिप्त नाम है। एक अमेरिकी अधिकारी ने इस प्रक्रिया को सीधे तरीके से बताया। हमने एक ईरानी शाहिद प्राप्त कर उसकी जांच की और उसकी प्रतिकृति बनाई। लुकास असली वाले से शारीरिक रूप से बहुत मिलता जुलता है। डेल्टा विंग, पिछला इंजन,
कम ध्यान खींचने वाली बनावट। लेकिन अंदर से कहानी अलग है। ये समन्वित समूहों में उड़ने के लिए बनाया गया है, जैसे एक झुंड। कुछ नमूने ऐसी चीज ले जाते हैं जो शाहिद के पास नहीं थी। हम उस पर जल्द आएंगे। इकाई लागत $35,000। मूल ईरानी से भी महंगा। ये सच है, लेकिन फिर भी ये किसी भी पारंपरिक अमेरिकी मिसाइल की लागत का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, और इसे बनाना भी बहुत तेज है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत कम चैनलों ने गहराई से कवर किया है, और ये लुकास की कहानी बदल देता है। 3 जनवरी 2026 की सुबह वेनेजुएला की राजधानी काराकास के निवासियों को एक ऐसी आवाज ने जगा दिया जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। आसमान से आने वाली एक गूंजती हुई लगातार भारी भनभनाहट। कुछ सेकंड बाद धमाके हुए। शहर में सैन्य ठिकानों को एक के बाद एक निशाना बनाया गया। रडार नष्ट कर दिए गए। संचार प्रणालियां ठप हो गई। वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों में फैलती अफरा तफरी के बीच अमेरिकी हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर से नीची उड़ान भरते हुए तट के रास्ते देश में घुस रहे थे। कुछ घंटों बाद निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को एक अमेरिकी युद्धपोत पर हिरासत में लिया गया, जो उन्हें मादक पदार्थ तस्करी के आरोपों में अमेरिका ले जा रहा था। अमेरिकी सरकार ने कभी आधिकारिक रूप से नहीं बताया कि कराकास में धमाके किस वजह से हुए। इस अभियान का नाम एब्सोल्यूट रिजॉल्व था और इस्तेमाल किए गए हथियारों का ब्यौरा गुप्त रखा गया। स्वतंत्र विश्लेषकों ने निवासियों द्वारा रिकॉर्ड वीडियो का अध्ययन किया। उन्होंने ऑडियो का विश्लेषण किया। उन्होंने ध्वनि हस्ताक्षर की तुलना अन्य प्रणालियों से की। निष्कर्ष स्पष्ट था। आवाज तुरंत पहचानी जा सकती थी। ये वही भनभनाहट थी जो शाहिद प्रकार के ड्रोन से जुड़ी होती है, और लुकास को हाल ही में उस क्षेत्र में तैनात किया गया था। अगर वाकई लुकास था और सब कुछ यही इशारा करता है, तो नई अमेरिकी हथियार ने अपनी मौजूदगी के बारे में दुनिया को पता चलने से पहले ही जंग में अपनी शुरुआत कर दी थी। चुपचाप तड़के एक तानाशाही की राजधानी में लुकास के इस्तेमाल की आधिकारिक पुष्टि जल्द ही आ जाएगी, और वो आ गई सबसे विडंबनापूर्ण तरीके से। 28 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर समन्वित हमले किए। इस ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी था। टॉमहॉक मिसाइलों के साथ F-35 विमान और अन्य पारंपरिक हथियार, सेंटकॉम, अमेरिकी सैन्य कमान, मध्य पूर्व के लिए जिम्मेदार। एक ऐतिहासिक घोषणा की। पहली बार अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर लंबी दूरी के कामिकाजे ड्रोन का युद्ध में इस्तेमाल किया। कामिकाजे यहाँ इसका मतलब वही है जो सुनाई देता है। ड्रोन वापस नहीं आता, ये सीधे लक्ष्य तक उड़ता है और टकराने पर खुद को नष्ट कर देता है। टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक। लुकास को संचालित करने वाली विशेष टीम ने ईरानी लक्ष्यों पर ड्रोन दागे। जिस देश ने ड्रोन के डिजाइन को प्रेरित किया था, वही देश अब उस ड्रोन को वापस प्राप्त कर रहा था। बेहतर बनाया गया, अमेरिकी ढंग से ढाला गया और सर्जिकल सटीकता के साथ निर्देशित किया गया। एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचो। ईरान ने शाहिद बनाया, रूस ने इसकी नकल की, यूक्रेन ने एक नमूना मार गिराया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे पुर्जा पुर्जा खोलकर अलग किया। अब ईरान पर हमला हो रहा था, उसी अवधारणा की वजह से जिसे उसने दुनिया के सामने रखा था। हाल के सैन्य इतिहास में इससे क्रूर विडंबना नहीं हो सकती। एडमिरल ब्रैड कूपर, सेंटकॉम के कमांडर। ऑपरेशन के दौरान लुकास के प्रदर्शन के बारे में उनसे सीधे सवाल किया गया था। उनका जवाब एक शब्द था, अनिवार्य। अमेरिकियों के लिए यह साबित करता है कि दाव सही था। ईरानियों के लिए यह एक कई परतों वाला अपमान था, और रूस के लिए, जो दूर से सब कुछ देख रहा था,
ये एक बुरे सपने की शुरुआत थी। और जब रूसी सैनिकों ने नतीजा देखा, उनकी प्रतिक्रिया ने सब कुछ कह दिया। लेकिन सबसे बुरा तो अभी आना बाकी था। जब सेंटकॉम की पहली आधिकारिक तस्वीरें लुकास को ऑपरेशन में दिखाते हुए जारी होते ही दुनिया के सैन्य विश्लेषकों ने इन्हें ध्यान से जांचना शुरू कर दिया। और फिर किसी ने कुछ नोटिस किया। एक छोटी सी डिब्बी ड्रोन के ऊपर, वो एक एंटीना जैसी लग रही थी, लेकिन वो कोई आम एंटीना नहीं थी। और जब रूसी विशेषज्ञों ने समझा कि वो क्या थी, घबराहट सच में थी। 1 मार्च 2026 को एक स्वतंत्र विश्लेषक, उसने एक्स पर कई पोस्ट की जिसमें रूस के 3 सबसे बड़े सैन्य चैनलों की टिप्पणियां एकत्र की गई। टेलीग्राम पर सभी लोग चिंतित थे, एक ही बात को लेकर, जो चीज स्टारलिंक का रिसीवर लग रही थी, सीधे लुकास के साथ जोड़ा गया था। ये पोस्ट वायरल हो गई, 1 मिलियन से अधिक बार देखा गया कुछ ही घंटों में। और पोस्ट किए जाने के 55 मिनट बाद एलन मस्क खुद बातचीत में आ गए। मस्क का जवाब तुरंत और सीधा था, हथियार प्रणालियों में व्यावसायिक स्टारलिंक टर्मिनल का उपयोग करना कंपनी की शर्तों का उल्लंघन करता है। ऐसी स्थिति में टर्मिनल को पता चलते ही निष्क्रिय कर दिया जाता है। उसने बताया कि अमेरिकी सैन्य संचार स्टार शील्ड नामक अलग नेटवर्क पर चलते हैं। ये अमेरिकी सरकार द्वारा नियंत्रित है, स्पेसएक्स द्वारा नहीं। लेकिन रूसियों के लिए ये अंतर द्वितीयक थी। समस्या इससे कहीं बड़ी थी। ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, आपको एक बात जाननी चाहिए। सिग्नल जाम करने वाले सिस्टम कैसे काम करते हैं, जिन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक जैमर। अधिकांश ड्रोन जीपीएस द्वारा निर्देशित होते हैं। ये सिग्नल 20,000 किलोमीटर से ऊपर सैटेलाइट से आते हैं। दूरी के कारण सिग्नल जमीन पर कमजोर पहुंचता है। कमजोर सिग्नल आसानी से ब्लॉक हो सकता है। यह बिल्कुल आसान है। एक शक्तिशाली जैमर सही जगह पर लगाया गया। यह जीपीएस सिग्नल पर हावी होकर ड्रोन को रास्ता भुला देता है या गिर जाता है। और जब हम इस विषय की बात करते हैं, रूस ने इस तकनीक में दक्षता पाई है। उसने शक्तिशाली जैमरों से लैस ट्रक विकसित किए और उन्हें यूक्रेन की अग्रिम पंक्ति में फैला दिया। उसने कई ड्रोन और जीपीएस निर्देशित मिसाइलें भी गिरा या भटका दी। लेकिन स्टारलिंक अलग स्तर पर है। स्टारलिंक उपग्रह सिर्फ 341 किलोमीटर ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के बहुत करीब 10,000 से ज्यादा उपग्रह तेज गति से उड़ रहे हैं और एक जाल बना रहे हैं जो लगभग पूरे ग्रह को ढक लेता है। टर्मिनल तक पहुंचने वाला सिग्नल जीपीएस से ज्यादा मजबूत होता है। टर्मिनल सिर्फ एक सैटेलाइट तक सीमित नहीं रहता, वह एक से दूसरे पर लगातार स्विच करता रहता है जब वे आकाश में गुजरते हैं। इसे रोकने के लिए एक जैमर को बहुत अधिक शक्तिशाली होना पड़ेगा। उसे सैटेलाइट ब्लॉक करने की जरूरत नहीं होगी, उसे पूरा नेटवर्क ब्लॉक करना होगा। लगातार गति में है, लगभग नामुमकिन। चीनी सैन्य शोधकर्ताओं ने इसका हिसाब लगाया। ताइवान के बराबर क्षेत्र में स्टारलिंक को दबाने के लिए कम से कम 935 हाई पावर जैमरों का एक जाल की जरूरत होगी, वो भी सब सिंक्रोनाइज्ड हों और वे सब साथ हवा में काम कर रहे हों, या लगभग 2000 कम पावर वाले सिस्टम्स। एक पल के लिए रूसी जनरल की तरह सोचिए। रूस के पास आज ऐसे 100 से भी कम सिस्टम हैं पूरे यूक्रेन में। यूक्रेन ने इनमें से 94 पहले ही नष्ट कर दिए हैं, कुल 935। ये एक ऐसा नंबर है जो किसी और ही दुनिया में है। अगर इसे यूक्रेन पर लागू करें, जहां मोर्चे की रेखा है 800 से 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है, और इसमें रूसी क्षेत्र भी जोड़ दें जिसे सुरक्षित करना पड़ेगा लंबी दूरी के हमलों के खिलाफ, जरूरी जैमर की संख्या पूरी तरह से अव्यवहारिक हो जाती है। और इसमें यह भी नहीं गिना कि जैमर सिग्नल भेजते हैं। छोड़ा गया सिग्नल ट्रैक किया जा सकता है। जो ट्रैक हो सकता है उसे नष्ट भी किया जा सकता है। यूक्रेन ने अब तक कम से कम नष्ट किए हैं 94 युद्ध प्रणालियां। रूसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां 2022 से। रूसी चैनल ऑब्सेस्ड विद वॉर, इसने देश की
सैन्य शीर्ष नेतृत्व की भावना को संक्षेप में बताया, एक वाक्य के साथ जो पश्चिमी विश्लेषक हलकों में वायरल हो गया, कहते हुए, अगर हम 1 साल में इन उपग्रहों के समूह का समाधान नहीं ढूंढ पाए तो हमारे लिए हालात बहुत खराब होंगे। सबसे बड़ी विडंबना वहीं से आई जहां से उम्मीद सबसे कम थी। रूस ने भी स्टारलिंक इस्तेमाल करने की कोशिश की थी पूरे 2025 में। रूसी सेना ने अपने गेरान ड्रोन में अवैध रूप से खरीदे स्टारलिंक टर्मिनल लगाने शुरू किए, जिन्हें बिचौलियों के जरिए तस्करी और फर्जी दस्तावेजों से एक्टिवेट किया गया। मकसद वही था, रूसी ड्रोन को यूक्रेनी इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉकिंग से बचाना था। कुछ समय तक यह काम किया, लेकिन जनवरी 2026 में एक गेरान जो स्टारलिंक टर्मिनल से लैस था ने यात्री ट्रेन को टक्कर मारी जो खार्किव क्षेत्र में चल रही थी। यूक्रेन में 5 नागरिकों की मौत हो गई। साधारण ट्रेन में आम लोग एक ड्रोन द्वारा मारे गए जो चुराई गई ऐसी तकनीक से चलाया गया था जो रूस के पास होनी ही नहीं चाहिए थी। हमले का पता एक ड्रोन से चला जो स्टारलिंक से जुड़ा था। तुरंत प्रतिक्रिया हुई। स्पेस एक्स ने व्हाइट लिस्ट सिस्टम लागू किया। संघर्ष क्षेत्र के सभी अनधिकृत टर्मिनल निष्क्रिय कर दिए गए। कुछ ही दिनों में स्टारलिंक पर निर्भर छोटे रूसी सैनिक समूहों की संचार व्यवस्था फेल होने लगी। योजनाबद्ध हमलों को रोक दिया गया। फ्रंट लाइन के पूरे सेक्टरों में अफरा तफरी मच गई। मस्क ने पुष्टि की कि उपाय काम कर गए। जिस सेना को अमेरिकी स्टारलिंक से सबसे ज्यादा डर था, वही इसलिए धराशायी हो गई क्योंकि उसने खुद स्टारलिंक इस्तेमाल करने की कोशिश की। और अब पेंटागन भविष्य पर विचार कर रहा है। अमेरिकी ड्रोन प्रभुत्व कार्यक्रम, इसके लिए 1 अरब की फंडिंग है और $100 मिलियन। लक्ष्य 3 लाख से अधिक ड्रोन हासिल करना है 2028 की शुरुआत तक, और प्रति यूनिट लागत तेजी से गिर रही है। कार्यक्रम के आगे के चरणों में प्रति ड्रोन लागत $2,300 होनी चाहिए। सैटेलाइट से नियंत्रित ड्रोन की कीमत $2,300। झुंड में काम करने में सक्षम, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से सुरक्षित। अमेरिकी विश्लेषक और रूसी सैन्य ब्लॉगर दोनों का निष्कर्ष एक था, कुछ भी नहीं रोकता कि वही तकनीक टॉमहॉक मिसाइलों के लिए, हिमार्स के रॉकेटों के लिए अपनाई जा सके और लगभग हर हथियार जिसमें एंटीना लगाया जा सके। और यह देखिए, यह युद्ध कला में विकास नहीं बल्कि क्रांति है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है रूस या चीन आने वाले वर्षों में स्टारलिंक का ठोस जवाब विकसित कर पाएंगे? अपना जवाब कमेंट्स में लिखें। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे ये देखना चाहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसे विश्लेषण लाते हैं। अगले वीडियो तक अलविदा।